मेरी स्कूलिंग गांव में ही हुई है और फिर जितने भी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो ऐसा बचपन में कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी करना, और इवन यूपीएससी के बारे में भी नहीं पता था, बस आईएएस आईपीएस के बारे में पता था या फिर करंट अफेयर्स में क्या क्या अपडेट आ रहा है। तो उसके लिए पीटी का जो विज़न का आता मटेरियल, तो उसको मैं रिवाइज़ करती थी, पढ़ती थी। तो 25 में मैंने ये सोचा कि वो गलती नहीं करनी है, तो आंसर राइटिंग का मैंने जीएस का तब तक बहुत ज़्यादा लिखा। जी सर, लंबी जर्नी है तो डिमोटिवेशन तो होता ही है कभी-कभी। तो उसके लिए जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, इसके अलावा कभी गाना सुन लिया, फैमिली से बात कर ली। हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के स्पेशल यूपीएससी टॉपर्स पॉडकास्ट में। जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इस देश का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। हर साल इस एग्जामिनेशन में लगभग लाखों विद्यार्थी अपीयर करते हैं और केवल कुछ ही विद्यार्थी अपनी मेहनत, लगन और धैर्य के बल पर फाइनल लिस्ट में अपना स्थान बना पाते हैं। आज के इस यूपीएससी टॉपर पॉडकास्ट में हमारे साथ है शिवानी कुमारी, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में 578 रैंक हासिल करी और अपने ड्रीम को रियलिटी में बदला। शिवानी की कहानी हमें ये बताती है कि अगर आपका गोल क्लियर है और आपके अंदर डेडिकेशन है और इस सही रणनीति के साथ आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं, तो इस कठिन एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि शिवानी ने अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ करे, साथ साथ में इस लंबी तैयारी के दौरान जो जो चैलेंजेस आते हैं उन्होंने इसको कैसे ओवरकम किया। शिवानी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए। शिवानी, सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रो और आपकी जो एकेडमिक जर्नी रही है अब तक, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मेरा नाम शिवानी कुमारी है और मैं बिहार के सारण सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्टार्टिंग की जो भी एजुकेशन हुई है अपने गांव से हुई है, और 10th और 12th मेरा बिहार बोर्ड से रहा, और ग्रेजुएशन मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री में 2019 से 22 तक किया। और तब से मैं यूपीएससी की जर्नी में कंटिन्यूअस बनी रही हूँ, और ये मेरा यूपीएससी में तीसरा प्रयास है, और लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिए थे। अच्छा, लास्ट ईयर आपने, ओके, इंटरेस्टिंग। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बिहार के सारण जिले से बिलोंग करती है, तो आपकी प्रारंभिक जीवन के बारे में और साथ-साथ में आपके आसपास जो एनवायरनमेंट था, उसके बारे में बताइए कि आपको वो जो एनवायरनमेंट ने आपके एस्पिरेशन जो है, उसको कैसे आकार दिया कि आप यूपीएससी की तैयारी करने आए? जी सर, मेरा जो भी बचपन रहा है काफ़ी साधारण रहा है, जैसे गांव में लड़कियों का, बच्चों का होता है। तो मेरी स्कूलिंग गांव में ही हुई है, और फिर जितने भी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो ऐसा बचपन में कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी करना, और इवन यूपीएससी के बारे में भी नहीं पता था, बस आईएएस आईपीएस के बारे में पता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी स्कूलिंग हुई, और फिर मैंने 10th दिया, 12th दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन, तो फिर वहाँ पे मैंने यूपीएससी के बारे में जाना, क्या होता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, और जी, तो उसके बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर अटेम्प्ट दिए मैंने। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि शिवानी, आपने बताया कि आप एक साधारण और एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती है, तो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में और सेलेक्ट होने में काफ़ी सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा। तो क्या-क्या वो चुनौतियाँ थी और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? जी सर, पहले प्रयास में मैंने पेपर 1 में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, और सीसेट में कम थे। तो मुझे लगा कि सीसेट में काफ़ी ज़्यादा मुझे काम करने की ज़रूरत है, जी। और मैंने उसमें अपना एफर्ट दिया भी नहीं था। हुँ, और लास्ट 3 महीने में मैंने पढ़े थे, तो उस लेवल का क्वेश्चन आया ही नहीं था, बहुत टफ थे। हुँ, तो फिर 24 में मैंने उसको एनालाइज़ किया, हुँ। सीसेट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, और मेंस को भी मैंने कंसीडर किया कि इन जी, केस अगर मेरा प्रीलिम्स होता तो फिर मेंस में क्या लिखना। जी। तो आंसर राइटिंग मैंने बहुत प्रैक्टिस किए, और उसके बाद होपफुली मेरा हो गया था 2024 में। हुँ, और उसके बाद मेंस भी हुआ, फिर इंटरव्यू तक मैं पहुंची, जी। लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए थे मेरे। हुँ, और फिर मैंने 25 में दिए, हुँ। और तीनों स्टेज का हो गया, और फाइनल मेरिट टेस्ट में नाम आ गया। जी। देखिए, ये तो जैसे कि आपने अपनी एकेडमिक के बारे में बताया। ऐसे कोई चैलेंजेस जो कि फैमिली की साइड से आए हों कि प्रिपरेशन नहीं करने दे रहे हैं, या फिर जैसे होता है कि दादा-दादी, नाना-नानी या फिर एक्सटेंडेड फैमिली जो होते हैं, या फिर तैयारी के दौरान कोई फाइनेंशियल ऐसा इश्यू कोई आपने फेस किया इस बीच में? सर, इस मामले में मैं अपने आप को काफ़ी लकी मानती हूँ कि मेरे दादाजी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव विचार के थे। वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि ये पोती है, ये पोता है।
और मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स हो गए, मेरी दीदी हो गई, मेरा भाई, सब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। तो कभी ऐसा चैलेंज आया नहीं फिनेंशियल के टर्म में भी। उन्होंने कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होने दिया कि अभी तुम्हें पढ़ना है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है और लंबा जर्नी है। हाँ। तो मेरा ये डिसीजन था और सबने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ तुम कर सकती हो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। जी गुड। तो शिवानी, अब हम जैसे कि यूपीएससी के बारे में बात करें, यूपीएससी की जो जर्नी होती है वो हर एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया? जी सर एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो 12th का बुक है ज्योग्राफी का और 11th का, उसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा और लक्ष्मीकांत को मैंने बहुत बार रिवाइज किया। स्पेक्ट्रम हो गया और फिर इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर्स या फिर रमेश सिंह का बुक जो है, तो वो मैंने फॉलो किया। और जितने भी जैसे आईआर में प्लेसेस न्यूज़ होते हैं या फिर करंट अफेयर्स में क्या क्या अपडेट आ रहा है, तो उसके लिए पीटी का जो विज़न का आता मटेरियल, तो उसको मैं रिवाइज करती थी, पढ़ती थी। तो ये मेरे बहुत ही कम रिसोर्सेज थे, बट उसको मैंने बहुत बार रिवाइज किया और पीवाईक्यू को एनालाइज करके कि कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं प्रैक्टिस करती थी। मतलब आपने एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स और करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस का मटेरियल और एक आपने पीवाईक्यू, ये 4 मेनली चीज़ें आपने यूज़ करी। जी सर। ठीक है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था, तो थर्ड अटेम्प्ट से पहले आपके 2 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहे, लास्ट वाले में आपने इंटरव्यू भी दिया था। तो इस 3 अटेम्प्ट के दौरान आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से चेंज हुई? जैसे कि आपने पहले बताया कि आप सीसेट में फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी, फिर आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी होगी। तो इन तीनों अटेम्प्ट के दौरान आपकी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से इवॉल्व हुई धीरे-धीरे? जी सर पहले मुझे उतना आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, उतना गाइडेंस भी मुझे नहीं मिला था। जी। तो पहली बार तो मुझे धक्का लगा पेपर 2 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पेपर सेकेंड अटेम्प्ट पे मैंने ये प्रयास किया कि जो भी गलती मैंने लास्ट ईयर किए थे वो ना किया जाए। बट ऐसे में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था और ऐसे काफ़ी ज़्यादा आजकल फिलोसॉफिकल आ रहा है, तो उसमें लिखना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स थे, जिस कारण से मेरा नहीं हुआ था लास्ट ईयर। तो उसको मैंने तीसरे अटेम्प्ट में, मेरा यही प्रयास था, जैसे ऐसे हो गया ऑप्शनल और एथिक्स का, उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं, तो उसमें मैं और ज़्यादा एफर्ट लगाऊं कि और पिछले अटेम्प्ट के कंपेयर में इस बार काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़े। तो मेरे ये प्रयास थे। और इंटरव्यू में मैं काफ़ी ज़्यादा पहले, क्योंकि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, तो बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी। तो जितने भी जैसे विवेकानंद सर के उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किए और डिस्कशन हो गया दोस्तों के साथ, तो वो मैंने बहुत प्रैक्टिस किए थे। मतलब आपने हर अटेम्प्ट में ये सीखा कि जहाँ मेरे का नंबर कम रह रहे हैं और जहाँ मैं स्कोर कर सकती हूँ उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए आगे जाके अटेम्प्ट में। जी। अब जैसे कि आपने प्रिपरेशन आप कर रहे थे, तो इस दौरान आपने काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हुई होंगी। तो अभी जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि मिस्टेक्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान? जी सर पहला तो स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना एफर्ट कहाँ लगाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि पीवाईक्यू को देखते रहे कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मॉडर्न हो गया या फिर कृष्णदेव राय का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, तो उसको अच्छे से पढ़े। आंसर राइटिंग को हम इग्नोर कर देते हैं, अधिकांश प्रीलिम्स नहीं होता है, तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे को भी ध्यान में रखें। और तो ये सब अगर हम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि हो जाए मेरा सिलेक्शन। ओके। मतलब पीवाईक्यू का एनालिसिस होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत कुछ है, पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया लगेगा कि वास्तव में हमें अपनी तैयारी किस डायरेक्शन में लेके जानी है। ठीक है। अब जैसे शिवानी हम लोग बात करें प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या बता सकती हैं कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए? वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में भी मेंस में भी साथ साथ में प्रिपरेशन होती है, बट प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आपने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किया? जी सर प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी वही ज्योग्राफी की, उसके बाद एनसीईआरटी जो इन्वायरमेंट का आता है, बायोलॉजी वाले कुछ चैप्टर रहते हैं 12th के, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। फिर लक्ष्मीकांत को बहुत बार रिवाइज किया उससे, क्योंकि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है उसका। इसके साथ स्पेक्ट्रम में मैंने उसके कुछ ऐसे चैप्टर है, उससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, उसको मैंने बहुत बार पढ़ा। और इसके अलावा जो इकॉनमी का है, तो इकॉनमी में क्या क्या अपडेट होते रहे, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया या फिर कुछ भी,
तो उसको अच्छे से मैं रिवाइज करती थी। और एक और जैसे यूपीएससी का भी फोकस अफ्रीका पे काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लेसेस इन न्यूज़ में अफ्रीका से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने वो मेरा पूरा फोकस रहता था कि अभी कौन से कंट्री में क्या चल रहा है, कहाँ पे तख्ता पलट हुई है या फिर कुछ हुआ है, तो वो अपडेट मैं बस करते रहती थी। और 2024 में मुझे इसका बहुत अच्छा मिला, इसका परिणाम मिले थे। अच्छा, ये सही है। मतलब आपने स्टैंडर्ड बुक मेनली रेफर करी और करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दिया प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए जैसे बोलते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी होता है ताकि एक रियल एग्जाम में आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, तो आपने भी मॉक टेस्ट लगाए? जी सर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट लगभग आपने लगाए हैं प्रीलिम्स सर के? 30 और उससे ज़्यादा ही होंगे, 30 to 30 35। 30 ओके, 30 के अराउंड। और पीवाईक्यू का एनालिसिस आपने किया। अच्छा शिवानी, जैसे कि हम मेंस की बात करते हैं, मेंस जो होता है इस एग्जामिनेशन का सबसे क्रूशियल स्टेज होता है, और मेंस एग्जामिनेशन के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट की, साथ साथ में आंसर राइटिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मेंस में लगभग, जहाँ तक मैंने देखा है, 10 से 12 सब्जेक्ट, छोटे बड़े सब कुछ मिला लिया जाए, तो आपने कैसे मेंस को एक होलिस्टिकली प्रिपेयर किया पूरा का पूरा? जी सर। उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। जैसे पीवाईक्यू का जो थीम है उसको एनालाइज करके जो जो इम्पोर्टेंट कोई डेटा फैक्ट्स हो गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो गया GS2 के लिए, तो स्कीम हो गया, इन सब का मैंने अलग से एक नोट्स बना के रखे थे और उसको मैं रिवाइज करती थी। और आंसर राइटिंग का मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। और ऐसे में मेरा ये रहता था कि जैसे कुछ थीम है, जैसे विजडम हो गया, करेज, हैप्पीनेस, इन सब पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ही रहा है पिछले कुछ सालों से, तो उसका मैं एनेक्डोट मैंने तैयार कर लिया था। और फिर क्या लिखना है, कैसे उसको ब्रेक डाउन करके आर्ग्यूमेंट के साथ लिखना है, इसका मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे। तो ये मेरी रणनीति थी। अच्छा, तो आपने जैसे कि बताया कि आपने आंसर राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा करी है मेंस के लिए, तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे लगभग? सर मेंस के लिए पेपर वाइज देखें तो हर पेपर का 3 से 4 मॉक टेस्ट थे। ऑप्शनल का मैंने काफ़ी ज़्यादा लगाया था क्योंकि ऑप्शनल भी इम्पॉर्टेंट है। जी। और ऐसे पे भी मेरा काफ़ी ज़्यादा फोकस था, तो ओवरऑल देखें तो 25-30 इसके भी हो गए थे। जी। जी शिवानी, जैसे कि हमने देखा कि आपने विजन आईएएस की अभ्यास की मेंस की जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें आपने जीएस का भी ज्वाइन किया था, ऐसे भी प्लस ऑप्शनल का भी। तो अभ्यास मेंस टेस्ट सीरीज जो था उसने आपकी तैयारी का जो मूल्यांकन करने में, साथ साथ में आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में किस प्रकार से आपको हेल्प किया था? जी सर। सर, क्योंकि अभ्यास का जो टाइमिंग होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीना पहले उसे कम दिन में ही होता है। तो एक पहले ही हमारे साथ जैसे वो लिटमस टेस्ट होता है कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वो मुझे लगा कि जैसे जीएस के कुछ पेपर्स ऐसे हैं उसमें मुझे और काम करने की ज़रूरत है। तो जो भी मेरा परफॉर्मेंस रहा था उसके बेसिस पे मैंने काम किया और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। मैंने ऑप्शनल का भी उसमें टेस्ट दिया था। तो जो एक्सपीरियंस होता है कि हम पहले ही जो हम एग्ज़ाम में करने वाले हैं वो गलती अगर हम पहले ही कर दें तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम एग्ज़ाम में वो गलती रिपीट ना करें। मतलब एक तरह से ये पता लग जाता है कि मैं कहाँ वीक हूँ फिलहाल के लिए और 1 महीने में उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ साथ में रियल टाइम, रियल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें हम पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उतना हमें आइडिया लग जाता है अभ्यास से लेकर। ठीक है शिवानी, अब जैसे मेंस की प्रिपरेशन में ही एक बात आती है कि जैसे प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स होता है उसके 20 दिन बाद रिजल्ट आता है, और मेंस एग्जामिनेशन उसके 2.5 महीने की बात रहती है जनरली। तो आपने जैसे कि आपको पता लगा कि 2025 में आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो फिर आपने वो जो बीच का टाइम था उसको किस तरह से मैनेज किया? जी सर। सर, सबसे पहले तो जो रिजल्ट का बीच का गैप होता है 10 से 14 दिन का, उसमें मेरा क्योंकि 23 में मैंने उतना पढ़ा नहीं था, 24 में भी रिजल्ट का वेट कर रही थी, तो 25 में मैंने ये सोचा कि वो गलती नहीं करनी है, तो आंसर राइटिंग का मैंने जीएस का तब तक बहुत ज़्यादा लिखा। उसके बाद जब रिजल्ट आ गया तो फिर टेस्ट मैंने ज्वाइन किए थे, तो जो भी सिलेबस दिए थे टेस्ट के तो उसको मैं बार बार प्रैक्टिस करती थी और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो टाइम के अंदर, जितने जैसे 3 घंटा के अंदर लिखना है, तो एक दिन में 2 से 3 मैं मीन्स का टेस्ट लिखती थी, चाहे मार्केट से भी खरीद के बाकी सारे कोचिंग का, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। मतलब आपने प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करी है मेंस के लिए। एक शिवानी, जैसे कि बोलते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स भी बोलते हैं, अलग अलग जगह ये भी बात चलती है कि हमें फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए जैसे प्रिपरेशन शुरू करें। तो आप जो एस्पिरेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में करेंगे, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए कि आंसर राइटिंग वास्तव में कब शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए उसको? जी सर। सर, सबसे पहले तो फाउंडेशन बनाना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वो ओवरऑल कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी सिलेबस है
तो अगर हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते हैं 2 महीने 3 महीने हो गए तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें, डे 1 से नहीं होता है। और कुछ भी आंसर लिखते हैं तो फिर डिमोटिवेशन होता है, अगर हम किसी से चेक करवाए तो 1 नंबर 0 नंबर ऐसे देता है। नॉलेज होना पहले जरूरी है। जी, तो एक बेस बन जाएगा कि क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन पूछा है, डिमांड क्या है, हम्म, वो अगर पता चल जाए उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो, डेली 2-3 सवाल लिखो, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप अगर प्रिपरेशन करना शुरू किए तो थोड़ा बेसिक नॉलेज गेन कर लीजिए करंट अफेयर में क्या चल रहा है और आपकी बेसिक किताबों का, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे तो थोड़ा बेहतर लिख पाएंगे उसको। जी ठीक है। अब शिवानी से हम लोग बात करते हैं, मेंस में ही एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि 500 मार्क्स का होता है और काफ़ी बड़ा वेटेज है उसका सिलेक्शन में। तो आपका ऑप्शन जैसे सोशियोलॉजी रहा है, तो आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचे कि मुझे सोशियोलॉजी ऑप्शन लेना है? क्योंकि अपने आप में ऑप्शनल सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है। जी सर। सर मैंने पहले 4-5 ऐसे सब्जेक्ट को देख लिए थे कि इसी में से किसी को लेना है। तो सोशियो, एंथ्रो हो गया, और हिंदी को भी मैंने एक बार सोचा था कि ले सकते हैं। तो हिंदी लिटरेचर में मेरा ये इशू हो जाता था कि लिखने पे अशुद्धता में नंबर कटती है, और फिर मेरा मेंस का बाकी सारा मीडियम इंग्लिश था तो ये उल्टा हो जाता। तो सोशियो का काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस वो हमें पहले से ही आइडिया होता है, सोसाइटी क्या है, मैरिज क्या है। तो उसको मैंने देखा और टॉपर्स का भी वीडियो देखा, उनका जो आंसर राइटिंग का पैटर्न है उसको एनालाइज करके मुझे लगा कि सोशियो मेरे लिए अच्छा हो सकता है, तो वो मैंने ऑप्ट किया। अच्छा, जैसे कि एक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या ये फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो उसी को आप यूपीएससी में लेंगे तो थोड़ा बेनिफिट होगा? आपका तो जैसे केमिस्ट्री था, आपने केमिस्ट्री से किया है, फिर आपने सोशियोलॉजी ले लिया, तो आपके साथ तो ये नहीं होता, बट क्या ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता? आपने भी सोचा था कि कभी कि मैं केमिस्ट्री भी ले सकती हूँ शायद? जी सर पहले तो मुझे लगा था कि हाँ केमिस्ट्री ले सकते हैं, बट उसका जो सिलेबस है काफ़ी मास्टर्स लेवल के भी कुछ सिलेबस उसमें आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन लिखो, अगर गलत हो गया तो मार्क्स कटेगा, तो मैथ्स टाइप का हो जाता है। लेकिन जैसे अभी किसी बच्चे ने हिस्ट्री लिया है या फिर इकोनॉमी लिया है, तो उनका अगर ऑप्शनल वही चूज करते हैं क्योंकि पहले से ही 3 साल 4 साल पढ़े हुए रहते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। जी जी। तो वो एक उनका फाउंडेशन बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प उन्हें भी करते हैं। तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि उनका फ्लेक्सिबिलिटी, वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो ले सकते हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग जरूर होना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप आने वाले टाइम में उसी को प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग मेंस की ही बात कर रहे हैं तो ऐसे की बात करते हैं, ऐसे के जो मार्क्स होते हैं वो अपने आप में रैंक को स्लाइड करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपने ऐसे के लिए क्या स्ट्रेटेजी को यूज़ किया था? और साथ साथ में ये भी बताया कि जैसे अभी यूपीएससी में फिलोसॉफिकल नेचर के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे ऐसे में, तो आपने उनको किस प्रकार से टेकल किया है? जी सर 2025 में मेरा ऐसे पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था। मैंने पहले पीवाईक्यू को देखा था कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें मैंने थीम बना लिए थे 10-15 के, और उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस करती थी। तो जैसे हैप्पीनेस हो गया, विजडम, जैसे पहले मैंने बताया था, तो उसका कौन सा एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ, एनेक्डोट कैसे मैं फ्रेम करके लिख सकती हूँ कि इंटरेस्टिंग लगे एग्जामिनर को भी पढ़ने में। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस किए थे, और टेस्ट में देती थी तो जो मेरा फीडबैक आता था कि आपने यहाँ पे गलती किया या फिर यहाँ पे और आर्गुमेंट दे सकते थे, तो इस पे मैंने काम किया। और मेरा ये पहले 24 में जब मैंने दिया था तो बस मैं एग्जाम्पल ही भर के आ गई थी, तो वो मुझे लगा कि ऐसे नहीं करना है, आर्गुमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस बार मैंने सुधारा, और अभी तो मार्कशीट नहीं आया, तो देखते हैं कितना आता है। अच्छा, तो मतलब मुझे आपकी पूरी मेंस की प्रिपरेशन में ये पता लगा कि पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करना है पूरे मेंस में, ऐसे का, ऑप्शनल का और जीएस का, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है और आंसर राइटिंग पे खूब ध्यान देना है। ये आपने किया है पूरे मेंस में अपने जनरली। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू की, इंटरव्यू एक लास्ट फेज होता है जिसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। तो कैसा रहा था आपका इस साल का इंटरव्यू का अनुभव? सर इस साल का पहले के कंपेयर में काफ़ी अच्छा था, और मैंने प्रैक्टिस भी बहुत किए थे। और डैफ पे मेरा ज़्यादा फोकस था, डैफ और जो करंट चल रहे हैं अपडेट, इंटरनेशनल हो गया या करंट वाला, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा, चाहे मिरर प्रैक्टिस हो गया दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, तो वो क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस किया था। और इसके लिए बहुत सारे मेंटर्स ने भी मुझे गाइड किया था, जैसे विवेकानंद सर है, रवि सर हो गए या रघुराम सर हो गए। तो उनका वो जो भी बताते थे कि इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और डैफ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम नहीं बताते तो वहाँ पे खराब बहुत इंप्रेशन जाता है। तो मेरा वहाँ पे काम कर गया, और मैंने जो भी क्वेश्चन बनाए थे लगभग 80 से 90% वही सारे क्वेश्चन आए थे। तो और
लास्ट ईयर मैं काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, इस बार मैंने उस पर ध्यान दिया और काफ़ी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे बहुत ही सहजता से मैं बताती थी। मतलब आपने इंटरव्यू का जैसे देखा हमने सिलेबस तो कोई फिक्स नहीं होता, तो आपने मेनली डेफ और करंट अफेयर को थोड़ा ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को किया इंटरव्यू में। जी सर। जी। अब शिवानी, जैसा कि एक जो सवाल है मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है कि हम जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एक तो तैयारी में ही 1 डेढ़ साल चाहिए, साथ साथ में एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है वो खुद ही 10 या 11 महीने चलता है। तो एक लंबी यात्रा होती है और इसमें मतलब डिप्रेशन आना, फ्रस्ट्रेट होना अपने आप में हो ही जाता है। तो इंसान को मेंटली फिट और साउंड होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि इस लंबी यात्रा में अपनी प्रिपरेशन कर पाए। तो आपने क्या कोई हॉबी आपकी या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी आपने कंटिन्यू करी ताकि आप एक मेंटली फिट और साउंड रह पाएँ इस तैयारी के दौरान? जी सर। सर लंबी जर्नी है तो डिमोटिवेशन तो होता ही है कभी-कभी। तो उसके लिए जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, इसके अलावा कभी गाना सुन लिया, फैमिली से बात कर ली, तो ये मेरा रहता था। और जैसे पहली बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं ये रहता था कि कोई नहीं, इस साल नहीं हुआ तो मेहनत करेंगे, देखते हैं कहाँ एनालाइज़ करेंगे, फिर हो जाएगा दोबारा, ऐसा नहीं हो सकता मतलब। तो फिर ये सब हॉबी मैं प्रैक्टिस करती थी और फैमिली से मैं हमेशा बात करते रहती थी कि ऐसा हो रहा है या फिर पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मम्मी हो गया या फिर मेरी दीदी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी। जी, मतलब एक सपोर्टिव फैमिली आपने काफ़ी था कि आपको फैमिली ने सपोर्ट करते रहे कि डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करते रहो, अपने बेस्ट देते रहो, ठीक है। एक दूसरा होता है कि प्रिपरेशन के दौरान कुछ लोग अलग-अलग बातें करते हैं कि 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है कि रात में पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है दिन में पढ़ना चाहिए सुबह जल्दी उठ के। तो आपका क्या मानना है इसमें? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस पेरेंट्स को? जी सर। सर इसमें कोई आर्ट्स फिक्स नहीं है कि इतना ही घंटा पढ़ना। जैसे मेरा बिहार बोर्ड रहा, तो फिर मेरे दिमाग में ये था कि जो बच्चे आईआईटीएन है, वो एग्ज़ाम को दे रहे हैं, उनसे मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करना है, तो उनसे अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा। जो भी मेरा लूपहोल्स है, कहाँ कमी है, उसको स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। तो मैं डेली का टारगेट लेके चलती थी। जैसे टेस्ट हो गया, टेस्ट जॉइन किया तो वो सिलेबस मिला, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। तो इससे मेरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाते थे और प्रैक्टिस भी हो जाता था। धीरे-धीरे जैसे आज पढ़ लिया, फिर 10 दिन के बाद मैं एनालाइज़ करती हूँ कि हाँ, इतना मैं पढ़ा तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो ये सब मैं काम करती थी। मतलब आवर्स पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने टारगेट बनाया है कि मुझे ये आज ये टॉपिक खत्म करने हैं तो करने हैं। भले 5 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, है ना? और टेस्ट लिखने हैं मुझे, ठीक है। अब जैसे कि अब इस बातचीत को समापन हम लोग करते हैं, तो अगर इसमें आपसे पूछूँ कि 2025 में आपका जो सिलेक्शन हुआ, तो क्या ऐसा डिसिसिव फैक्टर रहा जिस वजह से आपका सिलेक्शन हुआ इस साल? जी सर। सर इसमें मेंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और इंटरव्यू का उससे भी काफ़ी ज़्यादा रोल है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जो गलती किए थे, मुझे लगा कि हाँ, वो गलती ना करते तो काफ़ी अच्छे और मार्क्स आ सकते थे। और इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मेरा यही मोटिव था कि कहीं से भी अगर मेन से भी 1 नंबर भी बढ़ जाता है तो वो प्रैक्टिस करना है, चाहे वो इंटरव्यू, क्योंकि एक-एक नंबर बहुत मायने जी, रखता जी, है। जी, बिल्कुल सही बात। तो और मेंटर्स ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड किए। जी सर। तो शिवानी, आखिरी क्वेश्चन है आपसे मेरा कि अब जो एस्पिरेंट अभी प्रिपरेशन करने आ रहा है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जी सर। सर सबसे पहले तो अभी क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। तो अपने आप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करते रहें, ट्रस्ट करें और पीवाईक्यू को अभी देखें, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चन आए थे तो उससे सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसको एनालाइज़ करें। इसके अलावा हेल्थ पे भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें और मेहनत करें। हमेशा ये नहीं है कि हाँ, यूपीएससी नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म है। लाइफ का ये पार्ट है और इसको बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करना चाहिए और मेहनत करते रहे तो। मतलब हमें हमारी साइड से वर्क हार्ड करना चाहिए, बाकी रिजल्ट जो भी होगा वो देखा जाएगा, है ना? जैसे गीता में जो लिखा हुआ है, निष्काम कर्म करना चाहिए, है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच शिवानी, आपने जो अपना पूरा एक्सपीरियंस इतनी क्लियरिटी और इतनी हॉनेस्टी के साथ जो हमें बताया। थैंक यू सर। तो एस्पिरेंट्स, आज की बातचीत से, शिवानी की कहानी से ये बात तो क्लियर है कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके धैर्य, लगन और आपका जो दृष्टिकोण है उसका वास्तव में एक टेस्ट होता है। तो आप भी आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।